बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोएम ड्यूरिंग विंड एंड रेन बाय थॉमस हार्डी। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। या तो आपको कोई पोएम दी जाती है, या नावल से कोई पार्ट दिया जाता है, या कोई प्रोज़ वगैरह दी जाती है जिसकी आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करनी होती है। सो इस पोएम में या इस वीडियो में जब हम देखेंगे कि हम किसी भी पोएम की जो है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किस तरह करते हैं, सेम आप किसी भी टेक्स्ट का फिर उस तरह कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो पोएम सबसे पहले देखना होगा और पोएम को सही से रीड आउट करना, उसकी चीज़ों को समझना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। पोएम के पहले लाइंस हैं, दे सिंग देयर डेरेस्ट सॉन्ग्स, या ही शी ऑल ऑफ देम, या treble and tenor and bass, and one to play with the candles mooning each face. Ah, no, the years, oh, how the sick leaves reel down in throngs. They clear the creeping moss, elders and juniors, making the pathways neat and the garden gay, and they build a shady seat. Ah, no, the years, see the white storm birds wing across. They are bitterly breakfasting all, men and maidens here under the summer tree, with a glimpse of the bay, while pet fowl come to the knee. Ah, no, the years, oh, and the rotten rose is ripped from the wall. They change to a high new house. He, she, all of them, clocks and carpets and chairs on the lawn all day. And brightest things that are theirs, know the years, down their curved names the raindrop flux. अब जब हमने पोएम वगैरह रीड आउट करके आपने जब रीड आउट किया, तो उसके बाद सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट की बात करनी है। हमने एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपने एक समरी बनानी होती है, एक समरी लिखनी होती है। आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना होता है मतलब आपने क्या क्या कवर करना है इस पूरे टॉपिक में। द स्टडी इज़ एम टू एनालाइज थॉमस हार्डीज़ पोएम। अब अगर इसकी एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करें इस पोएम की, सो द स्टडी इज़ एम टू एनालाइज थॉमस हार्डी पोएम ड्यूरिंग विंड एंड रेन फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। It is seen through the aspects of graphological levels, phonological levels, morphological levels and lexosyntactic level. तो इसमें मतलब आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है और इससे रिलेटेड आपने बात करनी है। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, वो है कीवर्ड्स। अब इस पूरे में कीवर्ड्स क्या है कि पोइट्री एनालिसिस आपने करनी है और स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किस चीज़ की, थॉमस हार्डी के पोएम की। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना होता है, आपने सिंपल इस पे भी अपने टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हैं या जो आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपने बताना होता है। इंट्रोडक्शन में हम कभी कभार ये भी करते हैं कि हम पोइट के बारे में बताते हैं, मतलब पोइट कहाँ था और मींस कहाँ से था और किस तरह इससे जो पोइट्री, ये जो पोइट्री हमने ली है इसके किस बुक से ली है और इसके पोइट्री में मेन थीम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करनी होती है। और उसके बाद आपने उस पोएम की जो है इंट्रोडक्शन देनी होती है। इंट्रोडक्शन में आपने बहुत कुछ देखना आता है कि उस पोएम में है क्या, और एक शॉर्ट आप कह सकते हैं कि समरी आपने देनी है। एब्स्ट्रैक्ट में तो आपने ये बताना होता है कि मैंने ये चीज़ें कवर करनी है इस पूरे रिसर्च में, और इंट्रोडक्शन में आपने उस पोएम से रिलेटेड बताना है। फिर उसके बाद थीम ऑफ द पोएम। सो थीम ऑफ द पोएम भी ज़रूरी है कि पोएम में कौन कौन से थीम्स यूज़ हुए हैं। जब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाता है कि पोएम में कौन कौन सी थीम्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको आप ईज़िली गेस कर लेते हैं कि इस पोएम में या इस टेक्स्ट में या इस नावल में, इस ड्रामे में जो है ये थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं हम। लिटरेचर रिव्यू में सिंपल अगर आप रिसर्च आपने की हो तो लिटरेचर रिव्यू हमेशा उस चीज़ को कहा गया है जिसमें कोई गैप रह गई हो, उसको आपने फुलफ़िल करना होता है, उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। या कोई ऐसी चीज़ किसी ने रिसर्च की हो, उसमें कुछ ऐसा मतलब मिसिंग हो जिसको आपने फुलफ़िल करना हो, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं।
अब आपके माइंड में आएगा कि लिटरेचर रिव्यू तो ऑब्वियसली कोई गैप रह गई, यहाँ पे तो एक पोएम दिया जाएगा, उस पे तो सारे मतलब हॉल में जितने लड़के होंगे जितनी लड़कियाँ होंगी उन सब ने यही करना है, मतलब सब ने इसी पे रिसर्च करनी है, इसी को जो है फाइंड आउट करना है। तो लिटरेचर रिव्यू लाइक अमूमन जो है ये रिसर्च में यूज़ होता है। यहाँ पे जो वो आपने कुछ इस तरह से लिखना है, लाइक स्टाइलिस्टिक इज़ द स्टडी एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट इन रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्विस्टिक एंड टोनल स्टाइल। एज अ restraint it associates literary criticism to linguistics. It does not roll as an independent area on its own and can be applied to any empathetic of literature and journalism as well as linguistics. So it means यहाँ पे आप सब कर सकते हैं, माई लाइक लिटरेचर जो एनालिसिस है वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि लाइक आई सेड के हाल में जितने भी होंगे उसने सब ने करना है। तो लिटरेचर रिव्यू लिखना इतना इम्पोर्टेंट फिर नहीं होता। अगर आपने एक रिसर्च करनी है, हाँ, फिर लिटरेचर रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से ही आपको पता चलता है कि जिन लोगों ने पहले काम किया है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, गूगल वगैरह लाइक दूसरे यूट्यूब वगैरह, वहाँ से देखते हो कि जो टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पे ऑलरेडी कितने लोगों ने काम किया, फिर उन्होंने जो जो काम किया उस पे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते, वो तो ओबियसली कवर हो चुके हैं। तो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप एक एनालिसिस करते हो, सो लिटरेचर रिव्यू का इतना रोल नहीं होता। उसके बाद आपने ये लेवल्स लिखने होते हैं। अब लेवल्स जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि फोनेटिक्स लेवल किसे कहते हैं, फिनोलॉजिकल लेवल किसे कहते हैं, ग्राफोलॉजिकल लेवल, ग्रामेटिकल लेवल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी है कि हम इसमें क्या क्या देखते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा रिपीट किया है कि इनका क्या क्या मकसद होता है। और लेक्सिकल लेवल किसे कहते हैं, लेक्सोसिंटैक्टिक लेवल किसे कहते हैं, इसमें सारी चीज़ें कवर हैं। सो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं द पोएम एंड द पोइट एंड द पोएम। लाइक आई सेड कि आप इंट्रोडक्शन में जो है पोइट के बारे में भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपने पोइट की शॉर्ट बायोग्राफी बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पोएम से रिलेटेड बताना है, ड्यूरिंग विंड एंड रेन। तो यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग विंड एंड रेन का, कि इसके बारे में क्या है, मतलब इस पोएम में क्या क्या है। लाइक यहाँ पे अगर हम रीड आउट करें, ये लिखा गया था 1917 में, किसने, थॉमस हार्डी ने, 5 years आफ्टर द डेथ ऑफ द बिलीव्ड वाइफ एमा हार्डी। तो उसके मरने के बाद लिखा गया, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड लाइक अ सॉन्ग शो इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड रिफ्रेन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच स्टैंजा। इट टेल्स अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड द पासिंग ऑफ लाइफ। ही डिस्टिंग्विशेस द जॉय ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किस्म के थीम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और आपने उस पोएम से रिलेटेड बताना है, मतलब उस पोएम में है क्या। और इसने देखो कि अपनी वाइफ का भी जिक्र किया है, एमा हार्डी का, उसके मरने के बाद, मतलब 5 साल के मरने, जब वो मर गई थी उसके 5 साल के बाद इसने ये पोएम लिखा था। 1917 इम्पोर्टेंट वर्ड है कि 1917 में ये पोएम लिखा गया था। Methodology: the study implements the statistic analysis of the poem During Wind and Rain by Thomas Hardy with the aim of looking at the poet's choice of language. और मेथोडोलॉजी की बात करें, मेथोडोलॉजी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने एनालिसिस करनी है, हमने कोई रिसर्च नहीं करनी। जब आप रिसर्च करते हो तब आप जो है मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हो। उसके बाद हम लाइक ये सेम अगेन फिर जो मेथोडोलॉजी उससे रिलेटेड है। अब यहाँ से जो है हमारा मेन जो लाइक हमने अगर एनालिसिस करनी तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ग्राफोलॉजिकल लेवल को, कि ग्राफोलॉजिकल लेवल का क्या कंसेप्ट है ये पोएम में। सो ग्राफोलॉजिकल लेवल में जब भी हम ग्राफोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं तो इसमें हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स देखने होते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कितने यूज़ हुए। अब इन डेप्थ रिसर्च, यहाँ पे एक टेक्स्ट मेरे सामने है, मैं उसको रीड आउट करूँगा कि पूरे इस पोएम में कितने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुए, 3, ठीक है। और कितने सेमी कॉलन्स यूज़ हुए हैं, 7। और पीरियड्स कितने यूज़ हुए हैं, 27, नो सॉरी, पीरियड्स भी 3 यूज़ हुए हैं। कोमास कितने यूज़ हुए हैं, 21। और हाइपन्स कितने यूज़ हुए हैं, 2। इसी तरह डैश कितने यूज़ हुए, 7। और एलिप्सिस मार्क्स, जिसको ये नुक्ता जो डॉट डॉट होता है, इसको क्या कहते हैं,
एलिप्सिस और ये 4 यूज़ हुए। सो टोटल मिला के 47 जो है यूज़ हुए हैं। अब आते हैं फिनोलॉजिकल लेवल पे। फिनोलॉजिकल लेवल में ऑब्वियसली हम राइम स्कीम, साउंड डिवाइसेस मींस लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। सो द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजास विद 7 ईच लाइन। द पैटर्न ऑफ द राइम इज ए बी सी, बी सी डी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम है पूरे पोएम की। अगर डिवाइसेस की बात करें, सबसे पहला जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो इलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अब इलिट्रेशन कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 13 टाइम। एसोनेंस कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 23 टाइम्स। कॉन्सोनेंस कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 10 टाइम्स। तो टोटल मिला के 46। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल में एफेक्सिस की बात करें। सो एफेक्सिस कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं? 25 टाइम्स। और कंपाउंडिंग 15 टाइम्स यूज़ हुए, टोटल मिला के 40 टाइम्स। उसके बाद जो लास्ट है वो है लेक्सोसिंटैक्टिक लेवल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। लास्ट जो है वो है लेक्सोसिंटैक्टिक लेवल। लेक्सोसिंटैक्टिक लेवल में लाइक सिमेंटिक्स लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एनापोरा। एनापोरा कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 1 दफ़ा। और मेटाफर कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है? 4। सो इट मीन्स इन सब को मिला के कितनी दफ़ा यूज़ हो गए? 5। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये तो होगा सिमेंटिक लेवल का, मींस लेक्सोसिंटैक्टिक लेवल की जब हम बात करते हैं इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सिमेंटिक लेवल जिसमें एनापोरा, मेटाफोर, दूसरे जो डिवाइसेस है वो आ जाते हैं। लेक्सिकल लेवल्स में हम लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो लेक्सिकल लेवल्स की अगर हम बात करें, नाउन जो है, नाउन एंड प्रोनाउन को मिला के 37 टाइम्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब जो है 14 टाइम्स यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव जो है 11 टाइम्स यूज़ हुआ है। और एडवर्ब जो है वो 3 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो मीन्स टोटल मिला के 65 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर आपने ग्राफोलॉजिकल लेवल, फोनोलॉजिकल लेवल, अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ लाइक वर्ड्स में डिवाइड किया, मतलब कि मैंने जैसे आपको कहा कि नाउन एंड प्रोनाउन जो है 37 टाइम्स यूज़ हुए, वर्ब जो है 14 टाइम्स हुए, एडजेक्टिव 11 टाइम्स यूज़ हुए, एडवर्ब 3 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे पेपर में आपने लिखना होता है कि यार इस लाइन में जो है ये लाइक जो सेमी कॉलन है वो यूज़ हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, इस लाइन में लाइन 6 आपने मेंशन करना होगा। अब सपोज़ अगर मैं ग्राफोलॉजिकल लेवल की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स पहले लिखूँगा, हेडिंग लिखूँगा, उसके बाद लाइन 6 में क्या, नो द ईयर्स, ओ के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है। सो इट मीन्स लाइन 6 एट द लास्ट वी हैव यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर लाइन 7 में अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। हाउ द सिक लीव्स रील डाउन इन थ्रोन्स, तो ये जो है लाइक लाइन 7 में यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देख भी लेना तो आपको ईज़िली अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो है इन्होंने यूज़ किया है ये थ्रोन्स। ये देखो लास्ट में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, इट मीन्स 1 and 2 टाइम्स। उसके बाद पूरे लाइंस भी आपने देखना है कि लास्ट में जो है कोई एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, यहाँ पे अगेन यूज़ हुआ है। सो इट मीन्स आपने पूरे लाइंस देखने होंगे कि कितनी दफ़ा जो है यूज़ हुआ है। उसके बाद आपने लाइक अगर सेमी कॉलन देखने हैं तो सेमी कॉलन भी आपने एक एक लाइन देखना होगा। आई सेड लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपने पूरे पोएम को जो है बड़े गौर से पढ़ना होगा। आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे उतना ही बेहतर आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकेंगे, अदरवाइज़ इट विल बी टू डिफ़िकल्ट। और इसी तरह आपने फोनोलॉजिकल लेवल को भी देखना है कि कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए, कौन किस तरह के राइम स्कीम यूज़ हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, फ्रॉम द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन हार्डी वांट्स द रीडर टू फील द इमोशंस दैट ही हैज़ toward the poem. He wants the readers to feel the pace of what he enjoys in the beauty of life and how of a sudden it is taken away by death. Besides, the rhymes also strengthen the tone of the poem as it talks about joyfulness and loss. It can be seen from the use of various sounds devices as well. Moreover, Hardy uses several compounding and figurative language to enhance the feelings of the poem. अब यहाँ पे वर्ड जो है कंपाउंडिंग यूज़ किया गया है। जो कंपाउंडिंग भी आपने देखने होती कि किस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंडिंग भी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंडिंग होते हैं, मतलब 2 वर्ड्स मिल के जो है कंपाउंड बनाते हैं।
सो इस तरह ये सब चीज़ें आपने देखनी होगी। ओवरऑल इसमें ये कहा गया है, मतलब कंक्लूजन में मीन्स औकाफ के लिहाज से हार्डी चाहता है कि रीडर महसूस करे वो जज्बात जो इसके नज़म की तरफ है। वो चाहता है कि रीडर्स इसे महसूस करे, ज़िंदगी की खूबसूरती में इसे किस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होता है और अचानक ये कैसा होता है, मौत की तरफ से छीन लिया। इसके अलावा नज़में भी लहजे को मजबूत करती हैं। नज़म जैसे कि ये खुशी और नुकसान के बारे में बात करती है, इसे दिखाया जा सकता है। मुख्तलिफ़ आवाज़ के आलात का इस्तेमाल भी, मज़ीद ये कि हार्डी कई इस्तेमाल करता है, मीन्स बहुत सी चीज़ों का यूज़ करता है जज्बात को बढ़ाने के लिए अपने लाइक पोएम्स वगैरह में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।